नमस्कार, मैं अलका सिंह और आप देख रहे हैं। आप अभी तक इस समय उत्तर प्रदेश चुनावी मोड में है। जगह जगह चुनावी प्रचार चल रहे हैं। सभी पार्टियां अपने दमखम से जुटी हुई हैं चुनाव को लेकर और चुनावी चर्चा में हम इस समय लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं और इसी कड़ी में हम कविनगर में हैं और हमारे साथ हैं बीजेपी सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी। इनसे आज हम बात करेंगे यूपी की चुनाव को लेकर माहौल क्या है, बीजेपी को लेकर क्या लोग सोच रहे हैं, बीजेपी का क्या प्लान है। यूपी में 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप नमस्कार, धन्यवाद। सर, उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण का चुनाव आप कविनगर में है, गाजियाबाद में जो पड़ता है। यहाँ पर 10 फरवरी को मतदान है। तो आप चुनाव को लेकर बीजेपी की क्या कुछ तैयारी और क्या कुछ रणनीति है, इस बारे में कुछ बताएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, जनता की सेवा करते रहते हैं। आपने पिछले 2 साल के कोविड काल में भी देखा, जब सारी पार्टियां क्वारंटीन हो गई थी, भारतीय जनता पार्टी के चाहे नेता हों चाहे कार्यकर्ता हों, जनता के बीच में गए, उनको जाके मास्क बांटे, उनको सैनिटाइज़र बांटा, उन लोगों के बीच में हम लोग जाके काम किया, जो लोग बीमार थे उनकी सेवा की। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके पार्टी के निचले कार्यकर्ता ने सबने जनता की सेवा की है, निरंतर जनता के बीच में बने रहते हैं। तो हमारी तैयारी हमेशा रहती है। सर, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि बीजेपी का जो है वो डगमगा गई है, डर गई है, क्योंकि इस बार जनता जो है उन्हें हार का स्वाद चखाएगी। हालांकि कितनी सत्यता मिलती है आपको? वो कहते हैं कि बीजेपी ने दलितों का विकास नहीं किया है, दलित कार्ड खेल रही है, सपा की तरफ से लोग खेल रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो दलित विरोधी है। बीजेपी मात्र एक ऐसी पार्टी है जिसने सर्व समाज का विकास किया है, दलितों का भी विकास किया है, ओबीसी का भी किया है, सवर्ण समाज का भी किया है। और जहाँ तक अखिलेश यादव का प्रश्न है, सब लोग जानते हैं पिछले 2019 के चुनाव में उन्होंने बहन मायावती जी, जो कि दलित समाज से आती हैं, उनके साथ गठबंधन किया और जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ गठबंधन टूट गया। उसके बाद उन्होंने भीम आर्मी के प्रमुख श्री चंद्रशेखर जी से गठबंधन के लिए बात की, उनको लोक लुभावने वादे करते रहे, लेकिन उनके साथ भी गठबंधन नहीं किया। तो जनता इस बात को स्पष्ट रूप से समझती है कि कौन केवल वादे कर रहा है, कौन केवल बहाने बना रहा है और कौन वास्तव में सेवा कर रहा है दलित समाज की। भारतीय जनता पार्टी में दलित समाज के बहुत बड़े बड़े नेता हैं और जो निरंतर पार्टी का काम कर रहे हैं। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी जातिवादिता की राजनीति नहीं करती है, लेकिन यदि उस दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी निरंतर सबकी सेवा कर रही है। सर, बीजेपी पार्टी को जो उनके सहयोगी थे, राजभर थे या फिर मौर्य, जो हाल ही में बगावती तेवर दिखा करके बाहर निकल, उन्होंने ये कहा, वो भी आरोप लगा रहे हैं कि दलित विरोधी हैं। आपको क्या लगता है? 5 साल आप लोगों के साथ वो सरकार में रहे और जैसे ही चुनाव आया दल बदल लिया उन्होंने, और यही काम उन्होंने बसपा के समय में भी किया था जब आप लोगों की पार्टी सत्ता में आ रही थी। नहीं, देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को कोई सीरियसली नहीं लेता है। उनकी अपनी बेटी उनको सीरियसली नहीं ले रही, बाकी समाज तो उनके साथ क्या जाएगा। उनकी बेटी संघमित्रा जी भारतीय जनता पार्टी की माननीय सांसद हैं और बदायूं से सांसद हैं। और जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी छोड़ के अपने पिताजी के साथ जाएंगी, तो उन्होंने स्पष्ट मना किया। उन्होंने कहा ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी में रह के अपने को सुरक्षित महसूस किया। उन्होंने ये माना कि भारतीय जनता पार्टी दलितों की, पिछड़ों की सेवा कर रही है। और माननीय जो मौर्य जी हैं, स्वामी प्रसाद जी, उन्होंने हमेशा, उनका इतिहास रहा है दल बदल का। पहले बहन जी के साथ थे, फिर हमारे साथ आए, अब वो अखिलेश जी के साथ जा रहे हैं। लेकिन वोटर अपनी जगह स्थिर है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और इस बार आप देखिएगा कि श्रीमान स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बहुत बड़ी हार का मुंह देखना पड़ेगा, क्योंकि लोग समझ गए हैं कि वो अपने व्यक्तिगत विकास के लिए काम करते हैं, वो समाज के विकास के लिए नहीं काम करते। और हमारे यहाँ जो दूसरे मौर्य जी हैं, हमारे श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, वो जहाँ से उन्होंने राजनीति शुरू की थी भगवान श्री राम के चरणों से, आज भी वहीं कायम हैं। और मुझे फ़क्र है कि हमारे जो मौर्य हैं वो सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी के मौर्य हैं। पूरा मौर्य समाज
और अन्य समाज भी उनके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। डॉक्टर साहब, अभी अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि बीजेपी जो है जहाँ पे सपा का जनाधार है वहाँ पर इंटरनेट स्लो कर दे रही है, क्योंकि अभी बहुत सारे पाबंदियाँ जो हैं चुनाव आयोग की तरफ से लगाई गई हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी जो भी चुनाव आयोग ने अपनी गाइडलाइंस जारी की हैं हम उसका अक्सर से पालन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता से लेकर कार्यकर्ता तक पूरी तरह से चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करेगा। और जहां तक अखिलेश जी की बात है, तो अभी आपने हाल ही में देखा जब उनके यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने ज्वाइन किया, किस प्रकार कोरोना प्रोटोकॉल्स के नियमों की धज्जियाँ उड़ाई गई, किस प्रकार कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियाँ उड़ाई गई। उनके खिलाफ चुनाव आयोग ने कार्रवाई के लिए स्पष्टीकरण भी मांगा है। तो वो लोग करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने जो कानून व्यवस्था इस प्रदेश में दी है वो अपने आप में अद्भुत है। सर, जेडीयू की तरफ से भी अभी भी ऐलान किया गया है आज ही कि वो 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि आप लोग बिहार में उनके साथ गठबंधन में सरकार में है, केंद्र में भी उन लोगों का आपके साथ गठबंधन है, तो यूपी में आप कैसे देखते हैं जेडीयू? नहीं, जेडीयू का देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी हमारे गठबंधन के साथी हैं। श्रीमान आरसीपी सिंह साहब गठबंधन में उनके जेडीयू से केंद्रीय स्टील मिनिस्टर हैं। हम लोग का उनसे अच्छा तालमेल है। हमारा शीर्ष नेतृत्व उनसे बात कर लेगा। और ऐसे भी जेडीयू का उत्तर प्रदेश में कोई विशेष जनाधिकार नहीं है उनका, लेकिन हम लोग बात कर लेंगे। और उनके चुनाव लड़ने से या ना लड़ने से बीजेपी के लोकप्रियता पे, बीजेपी के वोट बैंक पे या बीजेपी के कार्यकर्ता पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डॉक्टर साहब, अभी हाल ही में ये ऐलान हुआ कि 23 जनवरी को पीएम मोदी रैली करेंगे, तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि चुनाव आयोग जो है वो जल्द ही ढील देने वाला है कुछ चुनाव तैयारियों को लेकर? इस बारे में मुझे कुछ स्पष्ट मालूम नहीं है, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि अगर चुनाव आयोग की जो रैलियों पे रोक है वो आगे बढ़ेगी तो माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल रैली करेंगे। आपने देखा 9 तारीख को उनकी बहुत बड़ी रैली थी लखनऊ में, लाखों लोगों को उसमें पहुंचना था, लेकिन जब चुनाव आयोग के निर्देश आए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी रैली जो है स्थगित कर दी। सर, एक आखिरी सवाल, अगर बीजेपी फिर से बहुमत हासिल करती है तो उत्तर प्रदेश में इस बार क्या फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ को सीएम कैंडिडेट के रूप में बीजेपी की तरफ से घोषित किया जाएगा, या फिर किसी और नए चेहरे का विकल्प मतलब तैयार है बीजेपी के पास? नहीं, देखिए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और योगी जी ने अच्छा काम किया है 5 साल। माननीय प्रधानमंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं कि योगी उत्तर प्रदेश के लिए उपयोगी। लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें जो हमारा पार्टी का संसदीय दल है, विधानमंडल दल है, उस सब में बैठ के इन बातों पे चर्चा होती है। लेकिन योगी जी ने अच्छा काम किया है, इसको सब लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। और पार्टी में बहुत लोग ऐसे हैं जो कि इस पद का और इस दायित्व को संभाल सकते हैं। पिछली बार भी आपने देखा जब माननीय योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो वो तो सांसद थे, विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़ा था। इस बार वो विधानसभा का भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है प्रदेश की जनता, शीर्ष नेतृत्व और विधानमंडल दल उनके ऊपर अपना भरोसा दिखाएगा और हो सकता है वही हमारे मुख्यमंत्री हों। लेकिन पार्टी में और भी कई चेहरे हैं जिनको ये दायित्व दिया जा सकता है। आने वाला समय बताएगा, विधानमंडल में ये तय होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी, जो बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं, और हम ऐसे ही तमाम राजनीतिक लोगों से, आम लोगों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए आप अभी।